हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 का जो बिजनेस स्टडीज का 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका सॉल्यूशन इस समय हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें मेरा ये दूसरा लेक्चर वीडियो है। एक लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं एंड दिस इज माय सेकंड लेक्चर वीडियो। ये मेरा दूसरा लेक्चर वीडियो है। एंड लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपकी एक कॉमन क्वेरी, कॉमन डाउट जो बच्चे मुझसे बहुत कमेंट सेक्शन में पूछते हैं वो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ। उसके बाद हम आज के क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू करेंगे। एक्चुअली काफी स्टूडेंट मुझसे बुक्स के बारे में पूछते हैं कि मैम क्लास 12 के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कोई अच्छी बुक बता दीजिए। तो मेरी नजर में ये एक बुक आई है ओसवाल गुरुकुल की, काफी अच्छी बुक है, क्वेश्चन बैंक है। एंड डिफरेंट सब्जेक्ट की ये सेपरेट बुक मार्केट में अवेलेबल है। जैसे कॉमर्स स्ट्रीम की बात करूं तो अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बीएसटी की सेपरेट बुक मार्केट में अवेलेबल है। एंड दिस इज एज पर द लेटेस्ट सिलेबस विच इज इशूड ऑन 31 मार्च 2023। 31 मार्च 2023 को जो लेटेस्ट सिलेबस इशू किया गया था उसके अकॉर्डिंग ये बुक लिखी गई है। तो काफी अच्छी बुक है, आप एक बार देख सकते हैं। देखिए एग्जाम में बहुत जरूरी है, एग्जाम की तैयारी अगर आप अच्छे से करना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा क्या लगाइए, क्वेश्चंस। जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी। ठीक है, सुना है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यानी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे, जितना ज्यादा न्यूमेरिकल लगाएंगे, एमसीक्यूज लगाएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, केस स्टडी जितनी ज्यादा लगाएंगे आपकी तैयारी उतनी अच्छी होगी। ठीक है, तो आप ये बुक एक बार रेफर कर सकते हैं, जरूर इस बुक को एक बार देखिएगा। एंड ये बुक में मुझे बहुत अच्छी बात लगी, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है एंड इसमें हर टाइप के क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं। इसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी है, लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, केस स्टडी, न्यूमेरिकल, सब कुछ है इसमें। ठीक है, एंड प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी इंक्लूडेड है। एंड असर्शन रीजनिंग वाले जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो भी है इसमें। ठीक, एंड इसमें क्या है कि चैप्टर वाइज क्वेश्चन डिवाइडेड है, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन एक साथ हैं। इसका मैं आपको कंटेंट शो करती हूँ। ये देखिए कंटेंट ऐसा है, जैसे अकाउंटेंसी का ये पहला यूनिट क्या है, पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप की पहले थ्योरी है और उसके बाद उस पर बेस्ड जितने क्वेश्चन है वो हैं। फिर ऐसे ही फिर सेकेंड यूनिट है। ठीक है, पहले उसकी थ्योरी है, शॉर्ट में चैप्टर को समराइज किया गया है, उसके बाद उसके न्यूमेरिकल है, उसके बाकी क्वेश्चन है, एमसीक्यू वगैरह है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से इस बुक को डिजाइन किया गया है लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, 2024 का जो बोर्ड एग्जाम होना है उसके अकॉर्डिंग। तो आप ये बुक एक बार देख सकते हैं। इवन मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस में भी बच्चों को इसी बुक से पढ़ा रही हूँ इस समय। तो आप एक बार जरूर इस बुक को रेफर करिएगा। एंड आप ये जो ओसवाल का जो टेलीग्राम का चैनल है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वो भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि उससे आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहां पे फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है, स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, तो जरूर उसे ज्वाइन करिए। ठीक है, एंड अगर ये बुक आपको परचेज करनी है तो इसका बाइंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जरूर एक बार देखिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज हमें क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम पिछले लेक्चर वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि विद अ रिवॉल्यूशन टेकिंग प्लेस इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोबाइल फोन विद सुपर क्लास कैमरा। यानी ये जो मोबाइल इंडस्ट्री में इतना रिवॉल्यूशन आया, क्या रिवॉल्यूशन आया कि मोबाइल फोन अब क्या आने लगे, सुपर क्लास कैमरास के साथ, बहुत अच्छे कैमरा आने लगे मोबाइल में। तो इससे क्या हुआ, द बिजनेस ऑफ कैमरा इन द कंज्यूमर मार्केट हैज टेकन अ हिट। इसकी वजह से जो कैमरे का मार्केट है, ठीक है, मोबाइल में इतना अच्छा कैमरा आने लगा कि अब क्या हो गया है, अब लोग कैमरा अलग से परचेज ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो इससे कैमरा जो इंडस्ट्री है, कैमरा जो मार्केट है, जो कंज्यूमर मार्केट है, उसको एक हिट लगा है, उसको एक डेंट लगा है। स्टडीज shows that the mobile phone photography has devastated द कैमरा इंडस्ट्री। स्टडी ये शो करती है कि ये जो मोबाइल्स आने लगे इतने अच्छे कैमरे के साथ और उससे उससे फोटोग्राफी होने लगी, इसकी वजह से जो कैमरा इंडस्ट्री है ना उसको एक कह लीजिए उसका डिवास्टेशन हुआ, उसको एक बहुत मतलब कह लीजिए लॉस हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट हाईलाइटेड इन द अबव केसेस। तो आपको बताना है कि बिजनेस एनवायरमेंट का कौन सा कह लीजिए यहाँ पे जो डायमेंशन है वो यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इकोनॉमिक एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट, सोशल एनवायरमेंट एंड पॉलिटिकल एनवायरमेंट। तो आपको बताना है बिजनेस एनवायरमेंट का कौन सा कह लीजिए डायमेंशन यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है कि मोबाइल जो अच्छे कैमरे के साथ आने लगे इसकी वजह से कैमरा इंडस्ट्री पे डेंट लगा। तो इससे कौन सा बिजनेस एनवायरमेंट यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो देखिए
मैंने आपको बताया था, पिछले लेक्चर में ही बताया था कि बिजनेस एनवायरनमेंट काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे काफी क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्जाम में। तो ये जो क्वेश्चन है ना, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम बिजनेस एनवायरनमेंट। एंड मैंने आपको बताया था कि बिजनेस एनवायरनमेंट का सेपरेट वीडियो, जिसमें मैंने बहुत डिटेल में बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ाया है, ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है। इवन मेरे चैनल पे आपको क्लास 12 का कंप्लीट बीएसटी का सिलेबस, इकोनॉमिक्स का सिलेबस एंड अकाउंटेंसी का सिलेबस मिल जाएगा, तो आप एक बार रेफर कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल ये क्वेश्चन बिजनेस एनवायरनमेंट का है। एक बार मैं बिजनेस एनवायरनमेंट बताती हूँ क्या होता है। देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट यानी ये है आपका बिजनेस, ठीक है, ये हुआ आपका बिजनेस। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब इसके चारों तरफ जितनी चीजें हैं, ऑल द फैक्टर्स विच आर आउट ऑफ द कंट्रोल ऑफ बिजनेस। बिजनेस के चारों तरफ जितने फैक्टर्स हैं जिनका बिजनेस पे कोई कंट्रोल नहीं है, यानी बिजनेस इनको जिनको कंट्रोल नहीं कर सकता, ये मतलब है। बिजनेस के चारों तरफ वो फैक्टर जिन्हें बिजनेस कंट्रोल नहीं कर सकता है, बट दोज फैक्टर हैव डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंपैक्ट ऑन द बिजनेस। लेकिन उन फैक्टर्स का बिजनेस पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो उन फैक्टर्स को क्या कहा जाता है, वो फैक्टर्स आते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में। ठीक है, एंड बिजनेस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट की बात करूं तो इसमें आता है आपका सोशल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ठीक है, और भी कुछ है, तो ये सब आते हैं कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो इसमें पूछा गया है कि यहाँ पे कौन से कंपोनेंट की बात हो रही है, क्या यहाँ पे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात हो रही है, टेक्नोलॉजिकल की, सोशल की, या पॉलिटिकल, किस एनवायरनमेंट की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। तो आपको मैं बता दूं, देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, टेक्नोलॉजी चेंज हुई है ना, यहाँ पे क्या हुआ है, टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, इंप्रूवमेंट हुआ है, साइंटिफिक इनोवेशन हुआ है, इंप्रूवमेंट हुआ है प्रोडक्ट में। पहले एकदम याद है, सबसे पहले मोबाइल फोन कैसे आते थे, ब्लैक एंड व्हाइट छोटे से मोबाइल फोन आते थे, लेकिन फिर धीमे धीमे मोबाइल फोन में इनोवेशन हुआ, नई टेक्नोलॉजी आई, इंप्रूवमेंट हुआ। तो टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट हुआ ना, जिसकी वजह से कैमरा इंडस्ट्री पे इंपैक्ट पड़ा है। तो यहाँ पे कौन सा डायमेंशन है बिजनेस एनवायरनमेंट का, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। यहाँ पे कोई भी इकोनॉमिक या सोशल या पॉलिटिकल या लीगल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, इंप्रूवमेंट हुआ है, इनोवेशन हुआ है, तो उसकी वजह से कैमरा इंडस्ट्री पे इंपैक्ट पड़ा है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे आंसर क्या है, यहाँ पे आंसर है ऑप्शन बी, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे किस डायमेंशन की बात हो रही है, यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की बात हो रही है। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट इज रिलेटेड विद चेंज इन आउटपुट, चेंज इन प्रोडक्शन मेथड, चेंज इन मेथोलॉजी, या जो टेक्नोलॉजी में जो चेंज आ रहा है, इनोवेशन आ रहा है, इंप्रूवमेंट आ रहा है, तो वो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का पार्ट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट एज एन आर्ट highlights that every manager applies his knowledge of principle in his own way to deal with a given situation। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, काफी अच्छा, और मैं कहूंगी बहुत इजी क्वेश्चन है, एंड इस क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। ठीक है, अच्छा चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है ये पहले बताती हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ मैनेजमेंट एज एन आर्ट। हम पढ़ चुके हैं मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड आर्ट्स। मैंने बताया था डिफिनीशन, जब मैंने मैनेजमेंट की पढ़ाई थी मैंने बताया था मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड आर्ट्स। मैनेजमेंट क्या है, साइंस एंड आर्ट्स दोनों है। तो इसमें कहा गया है कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट, जब मैनेजमेंट एक आर्ट है, ठीक है, जो ये फीचर है, तो ये हाईलाइट करता है कि हर मैनेजर जो है अप्लाई करता है जो भी प्रिंसिपल है, नॉलेज है। ठीक है, जब भी किसी सिचुएशन से डील करना है या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो मैनेजर अपने तरीके से जो भी प्रिंसिपल है, जो मैनेजमेंट के जो भी सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, रूल रेगुलेशन है, उन सबको अपनी तरीके से इन हिज ओन वे अप्लाई करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली इन चारों में से कहां पे बात कही गई है, ये बेसिकली किस, इन चारों में से किस में ये हाईलाइट हुई है ये बात। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, पर्सनलाइज एप्लीकेशन, यूनिवर्सल वैलिडिटी। ठीक है, ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो मैंने बताया था ना मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड आर्ट्स। साइंस क्यों कहा गया है मैनेजमेंट को, क्योंकि साइंस में क्या होता है, देयर इज एन ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज एंड देयर इज सम प्रिंसिपल्स, कुछ प्रिंसिपल होते हैं, कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, तो इसलिए साइंस है। आर्ट्स क्यों है, मैनेजमेंट आर्ट्स क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हर मैनेजर जो है वो साइंस के रूल रेगुलेशन, जो प्रिंसिपल है, जो ट्रुथ्स हैं, जो यूनिवर्सल ट्रुथ हैं, उनको इन हिज ओन वे, अपने तरीके से सिचुएशन को जब डील करता है या प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तो अपने तरीके से उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करता है। ठीक है, एज पर द मैनेजर्स एक्सपीरियंस, जैसा मैनेजर के पास एक्सपीरियंस है, ठीक है,
जैसा मैनेजर के पास एक्सपीरियंस है, जैसा उसका जजमेंट है, जैसी उसकी क्रिएटिविटी है, जैसी उसकी पर्सनल स्टाइल है, उसके बेसिस पे मैनेजर जो है, जो भी उसके कह लीजिए, जो भी मैनेजर जो है, जो भी उसके प्रिंसिपल्स हैं, उनको अप्लाई करता है। तो दिस इज आर्ट, इसलिए वो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। तो ये बात इन चारों में कहाँ कही गई है कि वो अपने तरीके से, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार मैं स्क्रीन को क्लियर करती हूँ। कहा गया है कि नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल इन हिज ओन वे, यानी मैनेजर अप्लाई करता है जो भी उसकी नॉलेज है प्रिंसिपल्स की, अपने तरीके से अप्लाई करता है जब वो किसी सिचुएशन से डील करता है। तो ये इन चारों में कहाँ कही गई है, तो इन चारों में आप पढ़ सकते हैं ये कहाँ कही गई है, पर्सनलाइज एप्लीकेशन। पर्सनलाइज एप्लीकेशन यानी अपने तरीके से। देखिए सिद्धांत तो मैनेजमेंट के वही हैं, ठीक है, लेकिन हर मैनेजर उन प्रिंसिपल को अपने तरीके से, जब कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता है, अपने जूनियर को समझा रहा है या कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है या किसी सिचुएशन से डील कर रहा है, तो ये मैनेजर अपने तरीके से उन प्रिंसिपल को अप्लाई करता है। ठीक है, तो ये क्या हो रही है, पर्सनलाइज एप्लीकेशन हो रही है। एंड इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इस क्वेश्चन में, इस लाइन में ही तो आंसर छुपा हुआ है, यहाँ पे पर्सनलाइज एप्लीकेशन की बात हो रही है। पर्सनलाइज एप्लीकेशन यानी अपने तरीके से उस सिचुएशन, मतलब उस प्रिंसिपल को अप्लाई करना। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि जेके कंप्यूटर्स, जेके कंप्यूटर है, ठीक है, इट्स एन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, एंगेज है किस चीज में, असेंबलिंग ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, एक छोटी सी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे असेंबलिंग ऑफ कंप्यूटर होता है। In this organization, decision making rests with top management while the middle level is involved in only the implementation of plan. ठीक है, ये जो जेके कंप्यूटर है, यहाँ पे क्या होता है, ये छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है ये केवल टॉप लेवल पे है। जो नीचे के लेवल के लोग हैं उनका काम है केवल इस प्लान को इंप्लीमेंट करना, यही काम है। ठीक है, जबकि एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है प्रोग्रेसिव कंप्यूटर है। ठीक है, ये बड़ी कंपनी है, लार्ज कंपनी है, जहां पे बहुत सारे लोग हैं एंड हर लेवल पे देयर इज अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। यानी दूसरी जो कंपनी है प्रोग्रेसिव कंप्यूटर, यहाँ पे क्या है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है एंड यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है ये कई लोगों को, कई लेवल पे दी गई है डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, केवल टॉप लेवल तक ही नहीं है, डिसीजन नीचे के लोग भी लेते हैं। द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन इज डिफरेंट इन टू ऑर्गेनाइजेशन। आप ये देख रहे हैं ये क्वेश्चन किस टॉपिक से है, ये क्वेश्चन है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन जो कॉन्सेप्ट है उससे क्वेश्चन है। तो इसमें कहा गया, आप देख रहे हैं यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन डिफरेंट है दोनों ऑर्गेनाइजेशन पे। ठीक है, एज अ सिचुएशन इन टू इंटरप्राइज इज नॉट सेम, क्योंकि दोनों ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन सेम नहीं है। ये जो जेके कंप्यूटर है इट्स ए स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, असेंबलिंग करती है कंप्यूटर की, जबकि प्रोग्रेसिव इज अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, तो दोनों की सिचुएशन अलग है, तो इसलिए सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का जो प्रिंसिपल है दोनों में अलग है। तो आपको क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है द नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आपको यहाँ पे जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी जो मैनेजमेंट का जो सिद्धांत है वो यहाँ पे किस सिद्धांत की बात यहाँ पे की गई है। कॉन्टिजेंट पहला है, मेनली बिहेवियरल, या नेक्स्ट इज कॉन्टिजेंट, नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल, या अगला है यूनिवर्सल। तो यहाँ पे मैनेजमेंट के किस प्रिंसिपल की बात हो रही है। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे क्या है, वहां पे है सेंट्रलाइजेशन। ठीक, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे डिसीजन मेकिंग नीचे के लेवल के लोग भी लेते हैं, मिडिल लेवल के मैनेजर भी लेते हैं, तो वहां पे क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का कौन सा नेचर यहाँ पे है, कॉन्टिजेंट है, फ्लेक्सिबल है, यूनिवर्सल है, या मेनली बिहेवियरल है। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले मैं सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन बता देती हूँ। देखिए, सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है, जब जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है ये कॉन्सेंट्रेट होती है एट द टॉप लेवल ओनली, यानी टॉप लेवल का जो पर्सन है यही डिसीजन लेता है, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इसी के पास होती है, तो वो होता है सेंट्रलाइजेशन, यानी जो पावर है वो सेंट्रलाइज है टॉप पोजिशन पे। डिसेंट्रलाइजेशन यानी जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है वो नीचे के लेवल पे भी है, तो दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट है उसके किस प्रिंसिपल की बात हो रही है, यहाँ पे मैनेजमेंट के फ्लेक्सिबल प्रिंसिपल की बात हो रही है, कि जैसी रिक्वायरमेंट हो ऑर्गेनाइजेशन की, कि एज पर द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एज पर द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जैसी ऑर्गेनाइजेशन की नीड हो। देखिए हर ऑर्गेनाइजेशन अलग होती है, हर ऑर्गेनाइजेशन अलग होती है, ऑर्गेनाइजेशन की नीड अलग होती है, तो जैसी ऑर्गेनाइजेशन की नीड हो वैसा ऑर्गेनाइजेशन को प्रिंसिपल यूज करना चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ सेंट्रलाइजेशन भी यूज कर सकती है, डिसेंट्रलाइजेशन भी यूज कर सकती है, तो बेसिकली फ्लेक्सिबल यहाँ पे जो प्रिंसिपल ऑफ
मैनेजमेंट की बात हो रही है, वो हो रही है फ्लेक्सिबल, कि जैसी रिक्वायरमेंट हो वैसी ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ प्रिंसिपल यूज करे। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबल की बात हो रही है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आज इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, अगले लेक्चर में अब हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैं ये वीडियो छोटे छोटे ही बना रही हूँ ताकि आप एक बार में जितने क्वेश्चन मैं करा रही हूँ वो क्वेश्चन करिए, और फिर उन्हीं क्वेश्चन का जो थ्योरी पार्ट है वो डिटेल में आप बुक से भी पढ़ते रहिए पैरेलली। इसलिए मैं एक लेक्चर में थोड़े थोड़े क्वेश्चन ही डिस्कस कर रही हूँ, और मैं धीमे धीमे पूरा पेपर जो है 2023 का वो मैं डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो चलिए फिर आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।